हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। चालुक्य वंश की तीन शाखाएं, बादामी के चालुक्य, वेंगी के, पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बारे में देखा। आज हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। जो बादामी के चालुक्यों का, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय महान प्रतापी सम्राट थे, पर राष्ट्रकूटों ने शासन किया। कल मैंने आपको बताया था कि कीर्तिवर्मा द्वितीय, जो कि बादामी के चालुक्य थे, उनको पराजित करके राष्ट्रकूटों ने अपने वंश की स्थापना की थी। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार अवश्य देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। कल्याणी के चालुक्य और फिर इनका अंत भी कल्याणी के चालुक्यों द्वारा किया गया। इस प्रकार से हम इनकी उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हम मैप बनाएंगे। मैप में जहां कल हमने कल्याणी के चालुक्य एवं बादामी के चालुक्य देखे, वहां पर हम राष्ट्रकूट वंश को दिखाएंगे। इनकी राजधानी मान्यखेत थी। वही कर्नाटक वाला प्रदेश है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में सबसे मान्य विचार है कि मान्यखेत के राष्ट्रकूट राष्ट्रकों या राठिकों के वंशज के थे, जो बादामी के चालुक्यों के अवशेष पर उदित हुए, तथा इनका अंत भी कल्याणी के चालुक्य द्वारा किया गया। मतलब बादामी के चालुक्य के स्थान पर राष्ट्रकूट वंश आए। प्रमुख शासक दंतिदुर्ग कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, खोत्तिक और कर्क द्वितीय। इसमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। हम प्री में जो तैयारी करते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मेंस में लिखना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख शासकों के बारे में आंसर लिखने का तरीका बताती हूँ। जैसे दंतिदुर्ग, इन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, राजधानी मान्यखेत को बनाया और एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किया। राष्ट्रकूट वंश का दंतिदुर्ग भी आता है, तभी हम राष्ट्रकूट वंश के मैप बना के दिखा देंगे। तो आता है ध्रुव, जो कि जिन्हें धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट राजा था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहार वत्सराज तथा पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हम देखेंगे ये हमारा कन्नौज, यहाँ हर्षवर्धन का राज्य था। ये राष्ट्रकूट वंश और बंगाल के आसपास पाल वंश का उदय हुआ है। तीनों समकालीन वंश थे लगभग। उस समय यहाँ बातापी के चालुक्य थे, फिर उसके बाद राष्ट्रकूट आए। कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, क्योंकि कन्नौज आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध था। कन्नौज के पर अधिकार के लिए त्रिपक्षी में यहाँ पर प्रतिहार वंश था। प्रतिहार के नरेश थे वत्सराज, पाल शासक धर्मपाल थे, और राष्ट्रकूट शासक सबसे पहले ध्रुव जो राष्ट्रकूट शासक थे। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में और भी कई राजाओं ने हिस्सा लिया, लेकिन सर्वप्रथम ध्रुव ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया। नेक्स्ट, अमोघवर्ष आया भी है पहले। मान्यखेत नगर बसाया, अपनी राजधानी बनाया। इनके दरबारी कवि जिनसेन, महावीराचार्य, शक्तायन। जिनसेन की रचना आदि पुराण, महावीराचार्य की रचना गणेश सार संग्रह और शक्तायन की रचना अमोघ वृत्ति। अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की, कन्नड़ भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। फिर आता है नेक्स्ट शासक इंद्र तृतीय। इनके शासन काल में अल-मसूदी भारत आया। अल-मसूदी ने इंद्र तृतीय को महानतम शासक कहा। अंत में तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली, और 225 वर्ष के गौरवमयी शासन के पश्चात राष्ट्रकूट वंश इतिहास से लुप्त हो गया। बादामी के चालुक्य को हराकर इन्होंने शासन किया था, और कल्याणी के चालुक्य ने इनको हराया और शासन की समाप्ति की। इस तरह से हमारा राष्ट्रकूट वंश के बारे में हुआ। बस इतना ही पढ़ना है मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से। आता है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल वंश। चोल वंश के बारे में हम जानते हैं, मैंने आपको संगम काल में पढ़ाया, आप देखिएगा वीडियो। संगम काल में पूर्ववर्ती चोल बसे। पूर्ववर्ती चोलों के बाद इनका स्थान पल्लवों ने लिया। पल्लवों के बाद चोल
उत्तरवर्ती चोल जो कि कहे जाते हैं ने शासन किया। यह हमारा कल्याणी के चालुक्य थे, यह पांड्य था और यह पाल वंश था, ये चोल वंश। मैप बनाएंगे, हम इन चारों को दर्शाएंगे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक इनका चोल वंश का शासन रहा। संस्थापक थे विजयालय। स्रोत उत्तर मेरु अभिलेख, चीनी ग्रंथ, अरब यात्री और यूरोपीय यात्री मार्को पोलो। इन्होंने चोल वंश के बारे में अपने ग्रंथों में लिखा है, विवरणों में दिया है। प्रमुख शासक विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीरराजन, अधिराजन, कुलोत्तुंग प्रथम और विक्रम चोल। हम प्री में इनके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आंसर जो प्री की परीक्षा है उसमें हम जो क्वेश्चन आंसर याद करते हैं वही यदि 2 मार्क्स में आते हैं तो हम लिखने में सक्षम होते हैं। लेकिन यदि हमारा प्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, प्री की चीजें हमें अच्छे से याद नहीं है, तो मुख्य परीक्षा में हर एक चीज के नोट्स बना पाना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए प्री की तैयारी सबसे पहले बहुत अच्छे से करें और फिर उसके बाद मेंस पर अपना फोकस करें। प्रमुख शासक हुए। अब प्रश्न आया है 2016 में मेंस परीक्षा में 100 वर्ड में, उत्तर मेरु अभिलेख में वर्णित चोल ग्राम शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। चोल ग्राम शासन व्यवस्था मतलब स्थानीय स्वशासन किस तरह से था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि हमें सिलेबस में प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थिति का वर्णन करना है। पहले हम प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। प्रशासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख राजा थे। राजा का पद वंशानुगत होता था। इनकी सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होती थी। राजतंत्रात्मक प्रणाली थी जो कि प्रारंभ से ही उत्तर वैदिक काल से चली आ रही है। 6 प्रांतों में विभाजित था प्रशासन। चोल साम्राज्य में मंडल, कोट्टम, नाडु और ग्राम संघ, जिनमें कुर्रम तथा तार कुर्रम आते थे, यह इनका साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां थी। चोल साम्राज्य में मंडल जिसमें प्रमुख वायसराय होता था, कोट्टम होता था, नाडु होते थे और ग्राम संघ होते थे जिसमें कुर्रम और तार कुर्रम आते थे। उच्च अधिकारी को पेरुंदम कहते थे, निम्न कर्मचारी को सुरंद्रम कहते थे, राजा के प्रधान सचिव को औली नायकम कहते थे। यह हमें इस तरह से लिखना है यदि हमारी मुख्य परीक्षा में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है। औली नायकम प्रधान सचिव, निम्न कर्मचारी सुरंद्रम, उच्च अधिकारी पेरुंदम, 6 प्रांतों में विभाजन, राजा प्रमुख, मंडल, कोट्टम, नाडु और ग्राम संघ, यह प्रशासन की इकाइयां थी। मंत्रिपरिषद होती थी। अब आता है ग्राम प्रशासन जो कि 2016 में पूछा गया है। ग्राम प्रशासन में क्या होता था देखते हैं। 100 वर्ड्स में आएगा, हमें लिखना है। सबसे पहले परिचय देना है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, इनकी कालावधि 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, राजधानी क्या थी। इस प्रकार से हम इनका परिचय देते हुए अपना स्रोत लिखेंगे। उत्तर मेरु अभिलेख है, मार्को पोलो यूरोपीय यात्री का विवरण है। फिर हम ग्राम प्रशासन पर आते हैं। ग्राम स्वायत्तता का विकास हुआ, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ हुआ। यह यहाँ की प्रमुख विशेषता है ग्राम प्रशासन की। गांवों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी हैं? पहला और, ब्रह्मदेव और देवदास दान। और साधारण गांव होते थे। ब्रह्मदेव या अग्रहार कर मुक्त गांव होते थे और देवदान जो होते थे देवताओं या मंदिरों को दान किए गए गांव होते थे। इस प्रकार से गांव की 3 श्रेणियां थी, और ब्रह्मदेव और देवदान। यहाँ ग्राम सभा भी होती थी क्योंकि स्थानीय स्वशासन है। तो ग्राम सभा में तीन प्रकार की थी और थी जिसमें सामान्य ग्राम सभा थी, इसमें ग्राम और पुर नगर दोनों शामिल थे। और में ग्राम और पुर शामिल थी। सभा या महासभा थी, इसमें ब्राह्मण शामिल थे। और नगरम थी जिसमें व्यापारी शामिल थे। जो महासभा होती थी 30 सदस्यीय समिति उसका कार्य करती थी। और सभा और नगरम ग्राम सभा के 3 भाग थे। और सभा और नगरम, और सामान्य व्यक्तियों की सभा, ब्राह्मणों की और नगरम व्यापारियों की। सभा सदस्य के लिए, सभा के सदस्य होने के लिए शर्तें क्या थी देखते हैं। भू राजस्व वसूली जाने वाली भूमि का स्वामी होना चाहिए। व्यक्ति यदि कोई सदस्य बनता है तो उसको भूमि का स्वामी होना चाहिए।
उसका खुद का घर होना चाहिए, आयु 35 से 70 वर्ष होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, प्रशासनिक मामलों की जानकारी होना चाहिए, 3 वर्ष पूर्व तक उक्त समिति का सदस्य न रहा हो, सदस्य एवं संबंधियों के खाते की जानकारी उसे देना अनिवार्य थी, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना न रहे। सभा या महासभा का कार्य कार्य क्या होता था? जो ग्राम सभा के जो कार्य हैं वही कर वसूलना, केंद्रीय अधिकारियों की सहायता करना, अपराधियों को दंडित करना, मंदिर, शिक्षा, सिंचाई आदि की व्यवस्था करना। इस प्रकार से हमारी ग्राम प्रशासन हुआ, ग्राम सभा हुई, उसकी शर्तें हुई और ग्राम सभा के कार्य हुए। सेना, अब ग्राम प्रशासन हो गया, उसमें आता है सेना। चूलवंश की प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सेना 4 प्रकार की थी: पैदल सेना, नौसेना, गज और अश्वारोही सेना। सेना का प्रधान महादंडनायक कहलाता था। प्रशिक्षण हेतु शिविर की व्यवस्था थी। न्याय समितियां न्यायतर कहती थी जिन्हें। अधिक कठोर दंड नहीं मिलता था, लेकिन मृत्यु दंड भी दिया जाता था कुछ मामलों में, इसमें हाथी के पैर के नीचे कुचला जाता था। इस तरह से हमारा चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का आंसर पूरा होता है। इतना हम लिख कर आएंगे, 200 वर्ड्स में आता है। इस तरह से हम अपने आंसर को फॉर्मेट करके आएंगे। नेक्स्ट आता है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हम महिलाओं की स्थिति सबसे पहले देखेंगे। कोई अधिक सुधार नहीं दिखा है, लेकिन रानियां प्रशासनिक प्रमुख है, कहीं कहीं पाई गई, इसके साक्ष्य मिले हैं। सती का प्रथा का प्रचलन भी था कहीं कहीं पर, और देवदासी प्रथा भी थी। ये 3 मार्क्स में आया है, हम देखेंगे पूर्व के वर्षों में। इसमें नृत्य कला में निपुण महिलाएं मंदिरों से संबंधित थी, इसे देवदासी प्रथा कहा गया। जाति प्रथा थी, हिंदू समाज जाति में बटा था। उपजातियां कैकुला, चिट्टी, कम्मल, रत्कार, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। उसके अलावा भी उपजातियां थी, इसमें कैकुला, चिट्टी, कम्मल और रत्कार प्रमुख थे। ब्राह्मण बल्लाल सर्वोच्च स्थान पर थे। समाज 2 वर्गों में बटा था, बलंगई और इंडगई। बलंगन दक्षिण वर्गीय थे, जिसमें कृषक और श्रमिक शामिल थे। इंडगई वाम वर्गीय थे, जिसमें हस्तशिल्पकार शामिल थे। जाति वर्ग के बारे में हम लिखेंगे। घटिका था, जो मंदिरों के संबंध में विद्यालय थे, मंदिरों के साथ संबंधित निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से हम शिक्षा, महिलाएं, जाति, वर्ग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्थिति का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चोलकालीन आर्थिक स्थिति। चोलों की आर्थिक स्थिति: राज्य प्रजा संपन्न थे, कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी, कृषि में अच्छी उपज होती थी, आय का प्रमुख स्रोत था कृषि, व्यापार उद्योग में अच्छी प्रगति थी, वस्त्र, आभूषण, धातु, नमक, मंदिर, मूर्तियों आदि का निर्माण प्रमुख उद्योग थे। विदेशी व्यापार समृद्ध था, क्योंकि शक्तिशाली नौसेना थी, इसलिए विदेशों से व्यापार समुद्री मार्ग के थ्रू होता था। आय के साधन कर निर्धारण था, कर भूमि के माप के आधार पर लिया जाता था, भू राजस्व धन या अन्य के रूप में दिया जाता था, भूमि के माप के आधार पर लिया जाता था। नगरम व्यापारियों के स्थानीय संगठन था, जो कर वसूली का कार्य करता था। भूमि के अनेक प्रकार थे। ब्रह्मदेय थी, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। केल्लन बगाई थी, गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि। साला भोग विद्यालय के रख रखाव की भूमि। देवदान मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम यह जन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। इस प्रकार भूमि के 5 प्रकार देख लेते हैं। ये हमारी आर्थिक व्यवस्था हुई। 7 मार्क्स में क्वेश्चन आने की संभावना है, हम इतना लिख के आएंगे। आय के साधन क्या थे, कृषि की स्थिति क्या थी, उद्योग की स्थिति क्या थी और भूमि के प्रकार क्या थे। नेक्स्ट आता है चोलकालीन कला। जैसे कि हमने देखा पल्लवकालीन कला के बारे में, नंदीवर्मन शैली के बारे में पूछा गया है पूर्व वर्षों में, तो चोलकालीन कला के बारे में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है क्वेश्चन। द्रविड़ शैली का विकास हुआ, मैंने आपको कल बताया था किस तरह से गोपुरम होते थे इसमें, लेकिन विशाल प्रवेश द्वार थे, पहले से भी ज्यादा बड़े, इन्हें गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली के अंतर्गत कुरंगनाथ मंदिर, तिरुचिरापल्ली, सुब्रमण्यम मंदिर, तंजौर, ऐरावतेश्वर मंदिर, त्रिभुवन मंदिर, कुछ हम चोलकालीन मंदिरों के नाम लिखेंगे। इनकी प्रमुख विशेषता, इनमें जो प्रस्तर था फर्श, उसकी प्रमुख विशेषता थी। शिव अधिकतर शिव भगवान शिव को मानते थे और शिव की मूर्तियां अधिक बनाई गई उस समय। द्रविड़ शैली में तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर बहुत प्रमुख है। इस कला में ग्रेनाइट और बेसाल्ट का प्रयोग करके जटिल नक्काशी और स्थायित्व प्राप्त किया। ग्रेनाइट और फर्शों में प्रस्तर इसकी प्रमुख विशेषता थी, इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट का प्रयोग किया गया। इसमें पूर्ववर्ती पल्लव और चालुक्य शैलियों के साथ साथ
दक्षिण पूर्व एशिया का भी प्रभाव दिखता है, क्योंकि विदेशी व्यापार से संबंध थे तो दक्षिण पूर्व एशिया से भी इनकी मूर्तियों में यह प्रभाव दिखता है। इस प्रकार से हमारा पल्लवकालीन चोलकालीन कला पे आंसर पूरा होता है। अंत में चोलकालीन निष्कर्ष। चोल शासकों ने दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा। चोल शासकों का राजराज चोल प्रथम के शासनकाल ने सैन्य, सांस्कृतिक और सामुद्रिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण युग की शुरुआत की। चोल शासकों ने सामंतों के चुंगल से अपने को मुक्त रखा और कृषकों और ग्रामीणों से सीधा संपर्क बनाए रखा। युग के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल हम अगले अरबों के आक्रमण और आगे के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।